हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे एयरफोर्स अग्निवीर। चाहे आपने ग्रुप एक्स या फिर ग्रुप वाई, जिसको हम लोग कहते हैं साइंस या फिर अदर देन साइंस, किसी के लिए भी आप अप्लाई करोगे, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इंग्लिश सब में सेम होता है, चाहे आप अदर देन साइंस ले लो या फिर साइंस ले लो। ठीक है। अभी हम लोग इंग्लिश का मॉक टेस्ट 1 करेंगे और मैं काफ़ी दिन से बिजी चल रहा था, रेगुलर हूँ आपके साथ। आपको रेगुलर क्लासेस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स की आज से मिलनी कंटिन्यू हो जाएंगी और आगे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश के लिए, इस बार स्पेशल मैथ्स के लिए, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो आज मॉक टेस्ट लगाते हैं। पूरे 20 क्वेश्चन होंगे पैसेज के साथ। कोशिश करना 20 में से कम 15 सही करना। और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A to Z स्टडी, आपको मिल जाएगा। ठीक है। देखो, अगर किसी को वाई ग्रुप की या फिर एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे पास वाई ग्रुप की कंप्लीट बैच है, जिसको अदर देन साइंस के नाम से जानते हैं। वाई ग्रुप के अंदर आपको कंप्लीट इंग्लिश, रागा रागा के अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके, ये बढ़िया से तैयारी कराई जाएगी। जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें, जो कि हमारे A to Z स्टडी ऐप के ऊपर ये बैच है। खैर, इसके अंदर क्या क्या चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन इसकी प्राइस 600 है। लेकिन आपको अभी 600 पे नहीं करने हैं, आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है अभी। आप 513 रुपये में इस बैच को बाय कर पाओगे, जिसके लिए आपको A to Z स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस बैच क्या है मिलेगा आपको, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज एंड हमारे पेड पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अलग से पे नहीं करना पड़ेगा उनके लिए। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा, जिसको मॉक टेस्ट के नाम से जानते हैं। हाँ, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए कैसे क्लासेस चलाना है इस पे, की ऐप कैसे यूज करना है, तो उसके लिए आप व्हाट्सअप करके हमारी टीम से पूछ सकते हो। ठीक है। बाकी इंग्लिश की एक्स ग्रुप की अलग से एक बैच है, या फिर आप वाई ग्रुप की हो तो इंग्लिश की अलग से बैच है, वो भी सिर्फ पढ़ सकते हो अगर किसी को इंग्लिश पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम। कह रहा डिक्लाइन का एंटोनिम बताओ। भाई, डिक्लाइन का मतलब क्या हो रहा है? अभी किसी भी चीज में ना अगर डिक्लाइनिंग हो रही है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, उसमें डाउनफॉल हो रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब उसमें किसी चीज की कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। ठीक है। तो डिक्लाइन का मतलब क्या कह सकते हो आप अपनी भाषा में? डिक्लाइन हो रहा है मतलब गिरावट आ रही है, गिरावट। ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज में तरक्की होना, ऊपर की तरफ उठना। ठीक है। अब देखो गाइस, ये कहते हैं ना, ये स्केप। स्केप का मतलब क्या होता है? बच के निकल जाना। ये तो हमारा एंटोनिम होगा नहीं। ठीक है, मतलब विपरीत होगा नहीं। एसन का मतलब होता है वही जो आप सोच रहे हो, मतलब किसी चीज में बढ़ोतरी होना। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। एसेंड का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना। तो ये हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा एंटोनिम, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो इस चीज को ध्यान में रखोगे। ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को प्रदर्शित करना। ठीक है, बोल के, या फिर कहते हैं ना डेमोन्स्ट्रेशन करो, जाओ किसी चीज को जाके बोलो। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पार करना। खैर, जो इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे डिक्लाइन का, एंटोनिम, एसेंट का, इन दोनों वर्ड का हिंदी आपको याद रखना है। फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स है। दिस इज नॉट डैश एग्जॉस्टिव। ठीक है, एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ये जो है ना, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है किस चीज का भाई? वर्ड्स का। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि आपको फिल करना है। मैनी का यूज करोगे, एन का यूज करोगे, या फिर ए का, या फिर नो वर्ड रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम इसी को भी लिख सकते हैं, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ऐसे ही छोड़ दें, या फिर यहाँ पे कुछ फिल करें। अगर हम देखो यहाँ पे, अगर सिंपल सा लॉजिक एक है, हम ए को तो ऐसे ही काट सकते हैं, बिकॉज ई क्या है? एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो ये हमारा एक वोवेल है, तो यहाँ पे एन का यूज हो जाएगा। ठीक है, एन एग्जॉस्टिव। अब एक लिस्ट है वो, ठीक है, वर्ड्स का लिस्ट है, तो एक लिस्ट है तो उसके लिए आर्टिकल आएगा ए या फिर एन। तो ए का यूज नहीं हो सकता, बिकॉज ई क्या है हमारा? एक वोवेल है, तो उसके लिए एन का यूज होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी है। देखो, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? एक ईडीएम है ये। ठीक है, ये देखने में सेंटेंस लग रहा है, लेकिन एक प्रकार का ये फ्रेजल वर्ड है, फ्रेजल वर्ब, एक सिंपल सा वर्ड है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तारीफ होना। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कर देंगे ए प्रेज। ठीक है, प्रेज का मतलब होता है तारीफ होना, तो ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट से पहले क्या लगा? लेफ्ट हैंडेड। इसका मतलब होता है ना कि तारीफ के तौर पे किसी का उपहास उड़ाना, मतलब शिकायत करना, चुप वो करना, क्रिटिसाइज करना, बेइज्जती करना। ठीक है, नहीं होता है कि हम लगता है कि तारीफ कह देना, कभी कभार तारीफ कर रहे हो या फिर इंसल्ट कर रहे हो, कुछ कुछ ऐसे भी बातें कभी कभार बोल दी जाती हैं,
क्लियर नहीं हो पाता सामने वाले को, वो तारीफ कर रहा है या फिर इंसल्ट कर रहा है, तो उसको कहते हैं ना कि लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, मतलब तारीफ के तौर पे किसी का इंसल्ट करना, ठीक है, तो वो चीज है एन इंसल्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, इसको याद रखना। फिर कह रहा है देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा वर्ड आएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। फिर कह रहा है ये गलत है, ठीक है, इसके जगह पे कुछ सही होना चाहिए। कह रहा है जैसे अनलेस यू डू विल नॉट प्रिपेयर यू विल नॉट परफॉर्म विल, पहली बात क्यों गलत है भाई? देखो अनलेस अपने आप में खुद ही निगेटिव वर्ड है, अब इसके साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता, ठीक है, नो नॉट या फिर अदर निगेटिव वर्ड का यूज हम कर ही नहीं सकते अनलेस के साथ। हाँ सेकंड वाले सेंटेंस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो क्लॉजेस है, यहाँ पे दिख रहा है अनलेस वाला एक अलग है और यू से एक वर्ड सेंटेंस स्टार्ट है अलग है, दो सेंटेंसेस में बटे हैं। तो अनलेस वाला जो सेंटेंस है ना उसके अंदर नो नॉट या फिर कोई अदर निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, बिकॉज अपने आप में सारी निगेटिविटी को अनलेस लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा तो एक चीज क्लियर हो गया, विल डू नॉट प्रिपेयर तो नहीं होने वाला है, वुड नॉट प्रिपेयर तो नहीं होने वाला, बिकॉज इसके अंदर भी नॉट है, इसके अंदर भी नॉट है। जस्ट मैंने बोला कि आपको नो नॉट की यूज नहीं है, नो नॉट का यूज नहीं करना है, ठीक है, नो और नॉट का यूज नहीं करना है, किसकी वजह से? अनलेस की वजह से। अब बी करे कि डी करे, प्रिपेयर करे या फिर विल प्रिपेयर करे, आपने देखो अपने पढ़ा हुआ इंग्लिश ग्रामर के अंदर सिंटैक्स को आजकल कंडीशनल सेंटेंसेस के तौर पर पढ़ाई जा रही है। कहा जा रहा है ना अगर दो सेंटेंस जुड़ के आ रहे हैं आपस में, एज सुन एज, इफ, अनलेस, अनटिल, ये सारी चीजें, तो इन सब से जस्ट जुड़ा हुआ सेंटेंस में वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, तो देन दूसरा सेंटेंस क्या होगा? फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। तो सेकंड तो अपने को विल प्लस नॉट परफॉर्म, ठीक है, ये फ्यूचर इंडिफिनिट में है, तो पहला मेरे को प्रेजेंट इंडिफिनिट में चाहिए ना भाई, प्रेजेंट इंडिफिनिट में मेरे को चाहिए, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में कभी भी विल आता है क्या? बोलोगे नहीं, तो डी काट दो ना, फिर विल प्रिपेयर को हटा दो, डायरेक्टली खाली प्रिपेयर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारी चीजों को काट के खाली हम रखेंगे अनलेस यू प्रिपेयर, ठीक है, वेल, अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे यू विल नॉट परफॉर्म वेल, तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज है जो कि सही है, हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट एक ईडियम है, इसका मतलब बता दो क्या होता है। डिसाइड टू व्हाट इज गो, ये क्या है? गो नहीं, गुड यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। आपको गुड दिख रहा होगा, ओके, मतलब ऐसा डिसाइड करो जो तुमको अच्छा लगता है, क्या इसका मतलब ये होता है? या फिर टू बाइट वेरी हार्ड, कुछ हार्ड चीज को चबाना, या फिर डिसाइड टू डू द इनएविटेबल विच यू वर अवॉइडिंग। इनएविटेबल का मतलब क्या था ना, जिसको हम टाल नहीं सकते और आप टाल रहे थे उस चीज को, इसका मतलब यही होता है बाइट द बुलेट का मतलब। बुलेट को बाइट करना मतलब दांत से पकड़ना, जिसको टाला नहीं जा सकता ना, उस चीज को तुम टाल रहे थे कब से, उस काम को करना, ठीक है, बहुत दिन से जिसको टाल रहे थे, जो कि बहुत ही कंपलसरी था, उस चीज को करने बैठ गए हो, दैट इज बाइट द बुलेट होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। ये एक प्रकार का ईडीएम है, आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक फ्रिक नहीं होता है, फालतू के ट्रिक लगाओगे एग्जाम में घुमा के दे देंगे, फंस जाओगे, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि इसी तरीके से वो सेंटेंस को लिखे, वो कुछ और भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अपने हिसाब से वो चेंज होते रहता है। तो मेन जो है इसका मतलब समझो, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है। फिर रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है, इसका भी एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, मतलब विपरीत पूछ रहा है। तो रिजोल्यूट का मतलब होता है ना जो चीज बहुत ही स्थिर हो, ठीक है, क्या हो भाई, एकदम फर्म हो। फर्म का मतलब क्या होता है? बहुत ही स्थिर होना, ठीक है। तो स्थिर का उल्टा क्या हो जाएगा ये बता दो। तो देखो भाई, सीरियस तो कुछ होता नहीं है कि मतलब हाँ बहुत ज्यादा जो सीरियस है वो गंभीर है, वो थोड़ी उसके मन में मतलब वो मतलब उथल पुथल कर रहा है कहीं जाके, गंभीरता से बेचारा बैठा है या फिर जो कर रहा है वो कर रहा है। तो वेवरिंग का मतलब क्या होता है? हलचल टाइप का होना, एक जगह स्थिर नहीं होना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों का मतलब। रिजोल्यूट का मतलब होता है स्थिर होना, और वेवरिंग का मतलब होता है स्थिर नहीं होना, ठीक है। तो ये इसका परफेक्ट एंटोनिम है, जो कि इसका सही आंसर होगा, याद रखोगे आप, वेवरिंग इसका सही आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक आपसे ये पूछ रहा है, कॉमन का क्वेश्चन बताओ। रोजर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रोजर जो है वो कहाँ, या फिर रोजर जो है कहाँ जाता है, कहाँ गया? यूनाइटेड किंगडम।
भाई रीजन क्या है वहां जाने का, ये सबसे बड़ा इशू है। क्रिसमस को सेलिब्रेट करने कहाँ जाता है? यूनाइटेड किंगडम। भाई देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, किसी भी कंट्री के नाम के पहले यूनाइटेड अगर वर्ड आ गया है, ध्यान सुनो, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसे करके कोई भी बहुत सारे या फिर रिपब्लिक करके कोई नाम आ गया है, ठीक है, यूनाइटेड या रिपब्लिक करके नाम आ गया तो उसके पहले द लगता है, ठीक है। चलो, कोई भी कंट्री के नाम के पहले यूनाइटेड या फिर रिपब्लिक आया है तो उसके पहले द लगता है, तो यहाँ पे एन का यूज गलत है, यहाँ पे द हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी के अंदर है ये चीज, दिख रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। टू रिस्ट्रेन और कंपेल अ पर्सन टू डू समथिंग बाय फोर्स, मतलब देखो इसका मतलब क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक शब्द के लिए, सॉरी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आप पढ़ते हो हिंदी में उसका इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। रिस्ट्रेन और कंपेल, मतलब किसी को, कंपेल का मतलब क्या होता है? फोर्स करना, दबाव डालना किसी चीज को करने के लिए, ठीक है, कि करो ये काम, उसको क्या करते हैं? फोर्स। फोर्स का मतलब वही होता है, ये कंपेल का सिनोनिम है, ठीक है, दबाव देना। क्या कहते हैं इसको हम लोग? दबाव देना। किसी चीज को करने के लिए कोर्स कर रहे हो, आप दबाव दे रहे हो उसको। ये COURS कोर्स, वो कोर्स अलग चीज है। कहते हैं ना कि हमारा कोर्स खत्म नहीं हुआ, हमारा विषय वस्तु खत्म नहीं हुआ, वो चीज अलग है। ये इस कोर्स का मतलब होता है दबाव देना, ठीक है। तो ये सभी चीजों को थोड़ा सा समझोगे, जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लाइक एडॉप्ट, अडेप्ट, ठीक है, एंड एक और होता है ना, ध्यान नहीं आ रहा, एडॉप्ट, अडेप्ट, ये तीनों वर्ड होते हैं, ऐसे कंफ्यूजन, ऐसे बहुत सारे हजारों वर्ड्स हैं जो होमोफोनियस होते हैं, लगते हैं एक जैसे, ठीक है। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है भाई? एडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को धारण कर लेना। एडॉप्ट करना मतलब धारण करना या फिर गोद ले लेना किसी को। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? निपुण होना, ठीक है, किसी चीज में निपुण होना। और अडेप्ट का मतलब क्या होता है? किसी जगह के या फिर मौसम के अनुकूल होना। देखो अर्थ तीनों का अलग अलग है, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, ये लगते हैं ना कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म है, B1 B2 B3, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, अलग एक जैसे हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं एक्सपेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, ये दोनों क्या है? होमोफोनियस है, एक जैसे बोलने में लग रहा है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है हम उम्मीद करते हैं, और एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ के। वैसे ही ये भी था हमारा कोर्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कह रहा है आई हैव अ डॉग एंड अ काउ, अ डॉग इज ब्लैक बट द काउ इज ब्लैक एंड व्हाइट। कह रहा है मेरे पास एक डॉग है, कुत्ता और एक गाय है, जिसमें क्या है ना, हमारा डॉग जो है वो ब्लैक है और काउ जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट है, सफेद रंग का लिए। बहुत खूब। इसके अंदर क्या है? देखो आपने आर्टिकल पढ़ा होगा ना, अगर किसी भी चीज की हम फर्स्ट बार जिक्र कर रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो मेरे पास एक गाय और एक का क्या कहते हैं, कुत्ता है, तो हमने उसकी फर्स्ट बार जब जिक्र की कि हमारे पास एक कुत्ता और एक गाय है, तो हमने ए आर्टिकल यूज किया, नो प्रॉब्लम, बहुत सही। लेकिन अब इसकी दोबारा से हम रेपिटेशन करेंगे सेंटेंस के अंदर, जब उसका जिक्र फिर से करेंगे हम, तो उसके पहले ए आर्टिकल का यूज नहीं होता, द आर्टिकल होता है। जब हम ए आर्टिकल, ए एन को क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब अनजान, अनिश्चित। और द को क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल, मतलब निश्चित आर्टिकल, जिसको हम अच्छे से जान पहचान चुके हैं। तो अब हमको पता है कि हमारे पास एक कुत्ता है, और हम किस कुत्ते के बारे में बात करेंगे? जब मेरे पास कुत्ता है तो मैं अब अपने कुत्ते के बारे में बता रहा हूँ ना, अनजान कुत्ते के बारे में बता नहीं रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में ए नहीं होके यहाँ पे द होगा। द डॉग इज ब्लैक, कौन सा कुत्ता? जो भाई मेरे पास है वो कुत्ता ना, डेफिनेट कर दिया। वैसे ही यहाँ पे द काउ बिल्कुल भी सही है, तो हमारा अ डॉग ना आके द डॉग होना चाहिए था। तो यहाँ पे ए में एरर है, द डॉग होगा। ओके चलो, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ द डॉग होगा भाई ए में, ठीक है। यहाँ आगे बढ़ते, 10th नंबर कह रहा है इसेंशियल। इसेंशियल का पूछ रहा है, सिनोनिम बता दो। इसेंशियल का मतलब क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखो इंपॉर्टेंट नाम का कोई ऑप्शन मैंने डाला ही नहीं है ऑप्शन के अंदर। अब बोलो कि इतना खतरनाक ऑप्शन का है डालते हो। क्रूशियल, आपने एक वर्ड सुना है कि ये क्रूशियल डेट है, किसी भी फॉर्म फिलअप के एंड डेट से पहले का सारा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और कहा जाता है कि इस वैकेंसी की क्रूशियल डेट है, मतलब महत्वपूर्ण डेट है, इससे पहले पहले का सारा डॉक्यूमेंट चाहिए। आपने सुना ना, डॉक्यूमेंट जितने भी चाहिए क्रूशियल डेट के पहले, मतलब उस महत्वपूर्ण दिन के पहले। और वो क्रूशियल डेट क्या होता है? फॉर्म फिलअप का एंड डेट। ऑप्शन बी हमारा सही, महत्वपूर्ण। आगे सॉरी, ऑप्शन सी हमारा सही है, बी नहीं। फिर 11 में कह रहा है एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करने की
एक्ट को क्या कहते हैं, ठीक है, क्रिया को क्या कहते हैं। अब बोलोगे एक्ट का मतलब क्रिया क्या होता है, कला होता है, वो कला कह लो या फिर कोई काम कह लो, वही चीज है एक्शन। तो ठीक कह रहे कि कोई काम हो रहा है ना वहां पे, ठीक है, तो एक्ट कर रहे हो एक्सचेंज करने का, क्या कहते हैं उसको, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। अगर मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बोल के बताऊंगा, आप मेरे को कम्युनिकेट करोगे, या फिर कम्युनिकेशन फोन पे बात कर लिए, मैसेज कर लिए, ईमेल कर लिए, सारी चीजें क्या है, कम्युनिकेशन। ठीक है, चाहे आप इशारों इशारों में बोल लो या फिर जैसे कर लो, कम्युनिकेशन का वो सारे चीजें पार्ट है। ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है स्पिल द बीन्स, बहुत ही बीबीआई इडियम है, जिसका मतलब होता है ना कि किसी भी सीक्रेट को उजागर कर देना, सीक्रेट जो आपने रखा था छुपा कर, किसी भी बात को गुप्त तरीके से, गुप्त को ना, सब वो चीज गुप्त है सबको बता देना, दैट इज गिव अवे अ सीक्रेट। ठीक है, मतलब जो चीज सीक्रेट है अब वो सीक्रेट नहीं रहा, सबको पता चला गया। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसके स्थान पे क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कह रहा है आई लाइक ऑल गेम्स इंस्टीड ऑफ क्रिकेट, मतलब मैं सारे गेम्स को खेलता हूँ या फिर पसंद करता हूँ, खेलता नहीं हूँ, मैं पसंद करता हूँ इंस्टीड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट को छोड़कर। भाई छोड़कर का अर्थ क्या है, ये सारे लग रहे हैं। रैदर, इसका ये मतलब होता है किसी चीज के बजाय। एक्सक्लूड मतलब उसको बाहर निकालो। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्शन है ना, उस चीज पे विरोध कर रहा है। एक्सेप्ट, क्या सही लगता है तो बोलो। देखो यहाँ पे रैदर और एक्सेप्ट में प्रॉब्लम होगा। एक्सक्लूड तो मतलब किसी चीज को बाहर निकाले, और ऑब्जेक्ट का मतलब किसी चीज को विरोध प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, तो बी एंड सी तो नहीं होगा। हम लोग कहते हैं ना कि आई लाइक टी रैदर देन मिल्क वगैरह वगैरह, तो मुझे उससे ज्यादा ये पसंद है, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो क्रिकेट के अलावा मुझे ये पसंद है, हम बोल सकते हैं बाकी सारे गेम। तो रैदर के साथ भाई दैन आता है, तो क्या इस सेंटेंस में दैन है, नहीं है ना, तो रैदर का यूज नहीं कर सकते। तो बचा कौन सा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब मैंने बोला ना, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट में क्या फर्क है। एक्सेप्ट का मतलब है किसी चीज को छोड़कर, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मुझे क्रिकेट को छोड़कर सारी गेम पसंद है। 14 नंबर कह रहा है ही कुड बी पास हिज एग्जाम्स इफ ही स्टडीड हार्डर। अब देखो इसके अंदर क्या एरर है, ही कुड बी पास। ओके, अब भाई मैं बोल रहा हूँ ना कि वो एग्जाम पास कर सकता था अगर वो हार्डवर्क या फिर ज्यादा मेहनत करता, तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करता। तो एक चीज आपने कभी भी एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस में आपने ये सुना है बी के साथ भी1। पहली बात तो एक्टिव वॉइस के अंदर किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, दैट इज कुड इज अ मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ हम बी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहां पे पैसिव में करते हैं तो कुड बी के साथ, कैन बी के साथ, मे बी के साथ, माइट बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो भाई यहाँ पे बी का यूज नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, एक्टिव में है, तो बी का हटा दो। ये क्या, ही कुड पास हिज एग्जाम, मतलब वो पास कर सकता था अगर वो मेहनत ज्यादा किया होता। तो गाइस यहाँ पे बी का यूज नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी है। ठीक है, ऑप्शन ए। अच्छा हाँ चलो, ए में 2 दे रखा है ना, तो 2 में तो ये एरर है। ठीक है, एग्जाम में ऐसी ऑप्शन उथल पुथल करके दे देगा, सफल कहते हैं इसको, करके दे देगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बी आंसर कर देंगे। बी में तो एक को कह रहा है, ही कुड को कह रहा है, तो बी आंसर करना पाप होगा हमारा। ए के अंदर 2 नंबर छुपा है, तो 2 नंबर हमारा एरर है। आगे बढ़ते हैं। 15 कह रहा है विच हैज बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ना सेपरेट का कौन सा स्पेलिंग बिल्कुल भी करेक्ट है। इसमें देखते हैं कितने लोग का सही आंसर आता है। सच सच बताना, सेपरेट का सही स्पेलिंग किसने किसने सही किया था। ऑप्शन बी हमारा सही है, सेपरेट। ठीक है, चलो, मतलब कहते हैं ना सेपरेशन, मतलब अलग हो जाना, सेपरेट कर देना, अलग कर देना। अब यहाँ से पैसेज का स्टार्ट होता है। जब भी एग्जाम में पैसेज पूछे ना, और खास करके जब उसके अंदर एंटोनिम पूछे, सिनोनिम पूछे, तो पूरा पैसेज नहीं पढ़ते। एंटोनिम किस चीज का पूछ रहा है, डाइवर्सिटी, ऑप्शन से देख के बना लो। ठीक है, इसमें क्या पैसेज पढ़ना, आपको पता है अगर वर्ड का हिंदी तो आंसर करोगे, अदरवाइज जैसे आराम आपसे नहीं होने वाला है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता। ठीक है, बहुत अलग अलग प्रकार की। उसका उल्टा क्या होगा, एक प्रकार का या फिर एक ही। तो एक ही का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है, इसका एंटोनिम हो जाएगा डाइवर्सिटी का यूनिफॉर्मिटी, मतलब विविधता ना हो के एक, कहते हैं ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक समान गति से। ठीक है, वही है यूनिफॉर्मिटी, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। कहोगे हमने 12th में आर्ट्स था, 10th में पढ़े हो ना, 10th में भी पढ़ना था फिजिक्स। आगे देखो, फिर से एंटोनिम पूछा हुआ माइग्रेट का। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। ठीक है, माइग्रेशन। ठीक है, आप कॉलेज से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते हो, क्यों, हमको कॉलेज से विदाई चाहिए हो, तब हम अगले कॉलेज में एडमिशन वगैरह कराएंगे, तो मतलब वहां से चले जाना। अब उसका उल्टा क्या हो रहा है, जा मत, रुक यहीं पे, मतलब स्टे करना।
तो ऑप्शन ए हमारा सही है। एंटोनिम पूछा हुआ था, जबकि मेरे को यहाँ पे सिनोनिम पूछना चाहिए था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, पैसेज में उथल पुथल होते रहता है, आपको आंसर सही करना है। ये दोनों क्वेश्चन सही करने वाले थे। बाकी अब पैसेज पढ़ने की बारी है। अब कह रहा है विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज। अब कह रहा है ना कि पैसेज का ये किस प्रकार का पैसेज है। लॉडेटरी मतलब प्रशंसा करने लायक, इमोशनल या फिर किसी को भावुक कर देना, या फिर बायास मतलब बिल्कुल भी पक्षपात करना, या फिर ह्यूमैनिस्टिक मतलब ह्यूमन के बारे में, या फिर मानवता से रिलेटेड पैसेज है। लेट्स अरे ठीक है, इसको पढ़ोगे खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा पैसेज है। क्या कह रहा है, माउंटेन्स ऑक्यूपाई अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द अर्थ लैंड। ठीक है, मतलब एक चौथाई, क्वार्टर का मतलब एक चौथाई हिस्सा लैंड को किसने कवर कर रखा, पृथ्वी का, माउंटेन्स ने। हब मोस्ट ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट एंड सप्लाई फ्रेश वाटर टू एन एस्टिमेटेड हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब यही कह रहे हैं कि सभी चीजें क्या है, फ्रेश आपको वाटर वगैरह सब कुछ सप्लाई करते हैं ह्यूमैनिटी को। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स पे है। Mountains included a multitude of ecosystem holding many unique species such as snow leopards and mountain gorillas। मतलब कह रहे हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं ना, यहाँ पे भी बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, लाइक वो लियोपार्ड्स होते हैं, ठीक है, पहाड़ी, और या फिर गोरिल्ला आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, लियोपार्ड्स में तो आपने देखा ही है। ये सारे माउंटेन्स पे भी पाए जाते हैं, स्नो वाले, बर्फीले। ठीक है, दे आर ऑल्सो होम टू ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी among people adapted to the challenges of mountain life। मतलब ये एक उन लोगों का भी घर है जो विविधताओं को एक्सेप्ट करके, अडेप्ट करके, अडेप्ट का मतलब मैंने बताया आज ही, उस माउंटेन लाइफ को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं और वहां पे रहते हैं। उन लोगों का भी ये घर है। Their special traditions and breathtaking scenery attract ever growing number of tourists। मतलब वही है कि यहाँ का जो ट्रेडिशंस है, ठीक है, रिवाज है, वहां का जो दृश्य है, सीनरी का मतलब दृश्य, जिसको देख के लोग बहुत चक्का हो जाते हैं, वो हमेशा अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट वगैरह को। ठीक है, माउंटेन रीजन्स आर पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू डिग्रेडेशन फ्रॉम बोथ ह्यूमन प्रेशर्स एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब ये सेंसिटिव होता है माउंटेन रीजन जो होता है, ठीक है, क्यों भाई, टू डिग्रेडेशन फ्रॉम बोथ ह्यूमन प्रेशर एंड क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन प्रेशर और क्लाइमेट चेंज को लेके ये क्या होता है भाई, सेंसिटिव होता है। ठीक है, स्टेप स्लोप्स मीन टू क्लियरिंग फॉर फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग सेटलमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कैन कॉज सीरियस सॉइल रीजन एज वेल एज द लॉस ऑफ हैबिटेट। देखो बहुत सारे जो माउंटेन्स काट के हम लोग या फिर क्या कर रहे हैं, वहां पे स्लोप बना रहे हैं ना, ढाल वगैरह, और फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं, वहां से फार्मिंग कर रहे हैं, सेटलमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, और सॉइल रीजन्स कर रहे हो रहा है, जिसकी वजह से तो ये लोगों के हैबिटेट को नुकसान करेगा। हैबिटेट का मतलब निवास को, ठीक है, तो ये सॉइल रीजन कराएगा। ये सभी चीजों से फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हो तो, माउंटेन को काट रहे हो तो, ये सभी चीजें जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, सेटलमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो ये सभी चीजें, हैबिटेट मतलब निवास, जो जीवन है वहां का, हैबिटेट का मतलब होता है जीवन, निवास करना, वो सभी चीजों के लिए हानिकारक होगा। इरोजन एंड पॉपुलेशन हार्म द क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सॉरी, इरोजन और पॉल्यूशन, पॉपुलेशन है भाई, तो मैं सोचा कि पॉपुलेशन रहता तो कैसे हार्म कर रहा है भाई। पॉल्यूशन हार्म द क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउनस्ट्रीम। वही कह रहा है यहाँ पे, देखो इरोजन जो है, पॉल्यूशन जो है, ये सभी चीजें हार्म कर रही है किस चीज को, क्वालिटी ऑफ वाटर को। ठीक है, क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स द क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ वाटर सप्लाईज टू फार्म। ठीक है, सिटीज, इंडस्ट्री एंड पावर स्टेशन। अब ये क्या कह रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो थ्रेट्स कर रहा है किस चीज के भाई, क्यों भाई, क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ वाटर सप्लाईज टू फार्म, सिटीज, इंडस्ट्री, पावर स्टेशन। अब देखो ये थ्रेटन्स का मतलब क्या होता है, ये डराना। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो है एक प्रकार का डर है, किस वजह से भाई, तो इंडस्ट्रीज का बढ़ना, ये सभी चीजें बहुत ही ना हेवी वर्ड्स में लिख दिया गया, आप समझते रहो इसके अर्थ को। कहते हैं जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो सभी चीजें क्लाइमेट के लिए क्या थ्रेट है। फास्ट राइजिंग टेम्परेचर्स एंड फोर्सिंग माउंटेन स्पीसीज इकोसिस्टम एंड द पीपल दैट डिपेंड ऑन देम टू अडेप्ट और माइग्रेट। मतलब वही चीज है कि वहां पे जो माइग्रेट कर रहे हैं वहां के लोग, क्यों भाई इकोसिस्टम बदल रहा है, स्पीसीज वहां की खत्म हो रही है। ठीक है, तो वहां जो जिन्होंने जो अडेप्ट कर रखे थे वो वहां से माइग्रेट कर रहे हैं, और या फिर जो बदलते हुए इकोसिस्टम है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यही सभी चीजें हैं।
अब आगे छोड़ो वो क्या थी क्या नहीं, क्या एडेप्ट किया क्या नहीं, अब पूरा पढ़ने से क्या समझ में आया। यही ना कहा जा रहा है कि माउंटेन्स को बचाने के बारे में बात किया जा रहा है। माउंटेन्स क्यों बचाने के बारे में बात किया जा रहा है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये कर लेंगे तो वो हो जा रहा है, मतलब पहाड़ों को काट दोगे तो ये नुकसान है, जंगलों को काट दोगे तो वो नुकसान है। तो ह्यूमैनिस्टिक है ना, मानवता को बचाने वाली चीजों के बारे में बात की जा रही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। अब ये पैसेज किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, या फिर डेफिनेशन, या फिर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट। पैसेज पढ़ने से क्या मिला, ये चीज करोगे तो उसका नुकसान ये है, ये करोगे तो उसका नुकसान वो है, वही ना मिला इस पैसेज के अंदर। तो किसी चीज का कारण और उसका इफेक्ट, काउज एंड इफेक्ट ही आपको पता चला इस पैसेज से, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द सेंट्रल आइडियाज ऑफ पैसेज। अब कह रहा है ये किस चीज को लेके पैसेज बना है, भाई ऑप्शन से समझ में आ गया होगा। मेनली इसमें माउंटेन माउंटेन भर रखा गया, तो माउंटेन के इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है ये पैसेज, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। कमेंट करके बताओ पूरे क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और हाँ, जाने से पहले याद दिला दूं, आप एक बार वाई ग्रुप की कंप्लीट बैच में पढ़ के देखो, रिकॉर्डेड बैचेस है, आपको ना तो किसी क्लास के टाइमिंग का वेट करना है, जब मन तब पढ़ना है, जितनी बार उतनी बार पढ़ना है, जितनी मन, और दबा के पढ़ो, ठीक है, अपने आप के ऊपर एटीट्यूड स्टडी आपके अंदर, और प्रिपरेशन को बूस्ट करो और इस बार सिलेक्शन लो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो शेयर कर देना और एटीट्यूड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।